हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हम क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव हल कर रहे हैं और अभी तक हमने कंपनी के वित्तीय विवरण तक के ऑब्जेक्टिव हल किए हैं। आज की क्लास में हम लेखांकन अनुपात के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक के, वो हम हल करने वाले हैं। तो आप सभी का चौहान एकेडमी खंडवा में स्वागत है। बच्चों, चौहान एकेडमी खंडवा चैनल को आप @चौहान एकेडमी खंडवा टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, तो आप चौहान एकेडमी खंडवा का जो चैनल है, इस पर आपको ट्वेल्थ अकाउंटेंसी, 11th अकाउंटेंसी, 12th बिजनेस स्टडी एंड 11th बिजनेस स्टडी के जितना भी कंटेंट है वो बहुत कुछ कंटेंट आपको मिलेगा। पिछले 2 वर्षों से कंटिन्यू ट्वेल्थ अकाउंटेंसी और 11th अकाउंटेंसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको उस पर, इस चैनल के ऊपर फ्री में मिलेंगे। इसलिए आप चौहान एकेडमी खंडवा का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सर्च कीजिए और उस पर आप विजिट कीजिए, देखिए उसमें बहुत सारा कंटेंट आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और बोर्ड परीक्षाओं से रिलेटेड बहुत सारी सामग्री उस पर डली हुई है। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। इसमें इस वर्ष जो क्वेश्चन बैंक आई हुई है गवर्नमेंट की लोक शिक्षण संचालनालय की, उसके हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें लेखांकन अनुपात, अकाउंटिंग रेशो, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने दिया है कि तरल अनुपात जाना जाता है। तो तरल अनुपात को किस नाम से जाना जाता है? तो पहला क्वेश्चन है और इसका आंसर है व्यय परीक्षण, आय परीक्षण, अम्ल परीक्षण या द्रव्य परीक्षण। तो आप सभी को मालूम ही होगा, तरल मतलब लिक्विड। ठीक है, तरल मतलब लिक्विड या जिसमें तुरंत जो पानी का जो स्वभाव होता है वो। तो तरल अनुपात जाना जाता है, किस अनुपात में जाना जाता है? तो इसे हम अम्ल परीक्षण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे? अम्ल परीक्षण के नाम से जाना जाता है। आदर्श चालू अनुपात क्या है? चालू अनुपात बच्चों, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, चालू अनुपात मतलब चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच में संबंध बताने वाला। मतलब चालू संपत्तियां और चालू दायित्व। तो चालू संपत्तियां व्यापार की चालू संपत्तियों के भुगतान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। तो उसके लिए कंपनी में दिया गया है कि आदर्श अनुपात क्या होना चाहिए। आदर्श अनुपात का मतलब होता है, जैसे मैं यदि यहाँ पर लिखूं कि जो चालू अनुपात होता है, करेंट रेशो जो होता है, यदि हम यहाँ लिखे कि चालू अनुपात, तो चालू अनुपात का मतलब ये किसके बीच में संबंध बता रहा है? करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटीज के बीच में संबंध बता रहा है। अब हमारे पास यदि करेंट असेट्स 2 लाख रुपए की है और करेंट लायबिलिटीज 1 लाख रुपए की है, इसका मतलब ये हमारा रेशो 1 बता रहा है, 2:1 बता रहा है। मतलब आपकी जितने दायित्व हैं, 1 लाख रुपए के आपके दायित्व हैं, तो उनको चुकाने के लिए आपके पास 2 लाख रुपए की संपत्तियां हैं। मतलब ये पर्याप्त मात्रा में है, आपने उससे डबल संपत्ति रखी है भुगतान करने के लिए, और इसीलिए इसको हम आदर्श अनुपात कहते हैं। आदर्श चालू अनुपात मतलब 2:1। आदर्श तरल अनुपात, अब तरल अनुपात मतलब यहाँ जो चालू संपत्तियां हैं, चालू संपत्तियों में जो स्टॉक है और पूर्वदत्त व्यय, इनको जब हम हटा देते हैं तो ये तरल बन जाती है। तरल मतलब जिसे हम तुरंत रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आदर्श तरल अनुपात मतलब जिसे हम तुरंत 3 महीने के अंदर ही हम उस जिसको तरल रोकड़ में बदल सकते हैं, तो वो कौन सा अनुपात होता है? वह 1:1 होता है। मतलब यहाँ पर यदि हमारे पास तरल संपत्तियां 1 लाख रुपए की है तो चालू दायित्व भी कितने होंगे? 1 लाख रुपए के होंगे, और इसे ही हम बोलेंगे 1:1। ठीक है, फिर है दीर्घकालीन शोधन क्षमता ज्ञात करने के लिए किस अनुपात की गणना की जाती है? तो दीर्घकालीन शोधन क्षमता, शोधन क्षमता मतलब शोधन क्षमता अनुपात। दीर्घकालीन शोधन क्षमता मतलब कंपनी के जो दीर्घकालीन ऋण है उनके भुगतान करने की क्षमता कंपनी में है या नहीं, उसके लिए शोधन क्षमता अनुपात ज्ञात किया जाता है। फिर निम्न में से कौन सी तरल संपत्ति है? तरल संपत्ति, अभी मैंने बताया था कि तरल संपत्तियां है। ठीक है, तो रहतिया या स्टॉक तरल संपत्ति नहीं है। ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। फर्नीचर एक स्थायी संपत्ति है। मतलब हमारे पास क्या बचा? देनदार, ये एक तरल संपत्ति है। सकल लाभ अनुपात, सकल लाभ अनुपात में सकल लाभ का जो संबंध है वह किससे दिखाया जाता है, किससे स्थापित किया जाता है? तो सकल लाभ
हम सकल लाभ या व्यापारी को सकल लाभ कब होगा? जब उसका विक्रय होगा। मतलब सकल लाभ का जो सीधा संबंध है वो किससे है? शुद्ध विक्रय से है वो। फिर है आदर्श ऋण समता अनुपात है। ऋण समता, अब यहां पर ऋण समता, ऋण मतलब दीर्घकालीन ऋण और समता मतलब इक्विटी, पूंजी। तो ऋणों की और पूंजी का जो दोनों का रेशो जो होना चाहिए वह 1:1 होना चाहिए। मतलब जितनी इक्विटी है उतना ऋण हो, ये ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर है पूंजी आवर्त अनुपात संबंध स्थापित करता है। पूंजी आवर्त अनुपात संबंध स्थापित करता है विक्रय और विनियोजित पूंजी में, शुद्ध विक्रय और विनियोजित पूंजी में। अब देखिए पूंजी आवर्त, पूंजी तो आएगी ही, आवर्त मतलब यहां पर है शुद्ध विक्रय से, ठीक है। तो शुद्ध विक्रय और विनियोजित पूंजी से उसका संबंध स्थापित किया जाता है। संचालन अनुपात क्या है? तो संचालन अनुपात का मतलब ही होता है कौन सा अनुपात? इसमें लाभदायकता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात या तरलता अनुपात। तो संचालन का मतलब होता है लाभ से, कोई व्यापार का संचालन करने से लाभ होगा, ठीक है। तो संचालन का संबंध होता है लाभदायकता अनुपात से। फिर यदि चालू अनुपात 2:5 है, यदि हम चालू अनुपात का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएं तो चालू अनुपात क्या होता है? चालू अनुपात बराबर, देखिए चालू अनुपात बराबर करंट असेट्स इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज। चालू अनुपात क्या दिया है उन्होंने? 2/5 अनुपात को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चालू अनुपात यदि हम माने कि ये x है और चालू दायित्व कितना है? 25,000 रुपया है। अब यदि हम इसका गुणा करते हैं तो ये कितना हो गया? 5x हो गया और ये 25 दोनों 50,000 हो गया है, ठीक है। फिर x को हमने यही रखने दिया 50,000/5, तो ये कितना हो गया? 10,000। 10,000 हमारा क्या आ गया? ये 10,000 आ गया हमारा करेंट असेट्स आ गया। हमारे से पूछा गया है चालू संपत्ति की राशि होगी तो 10,000 होगी। अब आप इस रेशो में यदि मान रखते हो तो करेंट असेट्स आपकी 10,000 हो गई और आपके जो चालू दायित्व कितने हैं? 25,000 रुपए हो गए। तो आपका रेशो वही निकल रहा है क्या? 5 दूनू 10 और 5 25, हमारा रेशो वही का वही आ गया। ये हमने सिद्ध भी करके बता दिया, ऐसा भी हल किया और ऐसा भी आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद है रिक्त स्थानों में हम चलेंगे। तो रिक्त स्थान है, पहला रिक्त स्थान हमारे सामने है। दो पारस्परिक आंकड़ों के मध्य संबंध बताने को खालिस्तान कहते हैं। वे दो संख्याओं के बीच संबंध जो बताता है वह अनुपात कहलाता है, या उसे हम क्या बोलते हैं? अनुपात। ये गणित में हमने पढ़ा है कि दो पारस्परिक आंकड़ों के मध्य संबंध बताने को अनुपात कहते हैं। लेखांकन अनुपात खालिस्तान तथ्यों की अवहेलना करते। अवहेलना करना मतलब उनको ध्यान नहीं देना या उनको गिनना नहीं, तो गुणात्मक तथ्य, मतलब लेखांकन अनुपात में केवल जो संख्यात्मक तथ्यों को ही इसमें ध्यान दिया जाता है, जो गुण है गुणों को ध्यान नहीं दिया जाता। स्वामित्व अनुपात स्वामित्व कोष और खालिस्तान के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। तो स्वामित्व अनुपात, एक तो स्वामित्व कोष और कुल संपत्ति, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है स्वामित्व अनुपात में। फिर है तरलता से तात्पर्य क्या है? परिसंपत्तियों को खालिस्तान में परिवर्तित करने की सुगमता से है। तरलता मतलब संपत्तियों को तुरंत रोकड़ में परिवर्तित किया जा सके। फिर है ऋण समता अनुपात, खालिस्तान शोधन क्षमता की जांच करता है। मतलब ऋण समता अनुपात ये दीर्घकालीन जो ऋणों की शोधन क्षमता की जांच करता है। चालू अनुपात को खालिस्तान पूंजी अनुपात भी कहा जाता है। चालू अनुपात का संबंध चालू संपत्ति और चालू दायित्व से है, और चालू दायित्व ऋण चालू संपत्ति ऋण चालू दायित्व बराबर कार्यशील पूंजी होता है, और इसीलिए चालू अनुपात को कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम कार्यशील पूंजी अनुपात भी है। बेचे गए माल की लागत खालिस्तान
ऋण सकल लाभ मतलब शुद्ध विक्रय ऋण सकल लाभ बराबर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब बेचे गए माल की लागत बराबर शुद्ध विक्रय में से सकल लाभ माइनस करेंगे तो बेचे गए माल की लागत आ जाती है। खालिस्तान अनुपात से अल्पकालीन वित्तीय स्थिति का पता चलता है। तो कौन से अनुपात से? तरलता अनुपात से। तरलता अनुपात से अल्पकालीन वित्तीय स्थिति का पता लगाया जाता है। आदर्श चल अनुपात क्या है? मतलब चालू अनुपात का आदर्श अनुपात क्या है? 2:1 हमने शुरुआत में देखा। फिर है सकल लाभ अनुपात की गणना खालिस्तान विक्रय पर की जाती है, तो शुद्ध विक्रय पर की जाती है। सकल लाभ अनुपात की गणना शुद्ध विक्रय पर की जाती है। ये हमारे रिक्त स्थान हो गए। आगे दी है सही जोड़ी हमारी, सही जोड़ी जमा लेते हैं। सही जोड़ी में स्वामित्व कोष, अभी हमने देखा था स्वामित्व कोष का संबंध किससे है? स्वामित्व अनुपात से। फिर है लेनदार चालू दायित्व होते हैं। अल्पकालीन ऋण का भुगतान तरलता अनुपात के अंतर्गत दर्शाया जाता है। दीर्घकालीन ऋण का भुगतान ऋण समता अनुपात से पता चलता है। और पूंजी और विक्रय का संबंध कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात से होता है। ठीक है, अगली सही जोड़ी हमारी आदर्श त्वरित अनुपात माना जाता है। त्वरित तरल अनुपात, आदर्श तरल अनुपात कौन सा है? 1:1 है। फिर आदर्श चल अनुपात माना जाता है, तो आदर्श चालू अनुपात कौन सा है? 2:1 है। फिर है कुल लागत तथा विक्रय में संबंध। कुल लागत और विक्रय में संबंध, यह संचालन अनुपात कहलाता है। फिर है चल अनुपात में संबंध दर्शाया जाता है चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच में। और लास्ट है सकल लाभ अनुपात में संबंध दर्शाया जाता है संकलन लाभ, संचालन लाभ शुद्ध विक्रय के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाली सही जोड़ी। आगे हम सत्य सत्य में चलते हैं। पहला है दिया है सत्य सत्य में, एक अनुपात मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों पहलुओं को दर्शाता है। तो मात्रात्मक तो ठीक है, लेकिन गुणात्मक पहलू को नहीं दर्शाता, इसलिए ये क्या हो गया? असत्य हो गया। तो अनुपात केवल संख्यात्मक आंकड़ों को दिखाता है, गुणात्मक आंकड़ों को नहीं। अनुपात एक फर्म के विभिन्न लेखांकन अवधियों के परिणामों के साथ साथ अन्य व्यावसायिक उद्यमों से तुलना में सहायता करता है। बिल्कुल राइट है। चालू अनुपात व्यवसाय की तरलता की माप करता है। बिल्कुल सही। फिर है औसत वसूली अवधि में कमी देनदारों से शीघ्र वसूली को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। औसत वसूली अवधि से देनदारों से शीघ्र वसूली को दिखाया जाता है। कार्यशील पूंजी का संबंध चालू संपत्ति और चालू दायित्व से, ये भी सही है। अभी हमने देखा था चालू संपत्ति में से चालू दायित्व घटाएंगे तो कार्यशील पूंजी आ जाएगी। ऋण समता अनुपात अल्प अवधि की वित्तीय स्थिति की माप करता है। गलत है, क्योंकि ऋण समता अनुपात मतलब दीर्घकालीन ऋण और समता मतलब इक्विटी पूंजी, अंश पूंजी, तो ये दीर्घ होते हैं। स्टॉक में वृद्धि से तरल अनुपात में कमी होती है। तरल अनुपात का स्टॉक से संबंध नहीं है ना, इसलिए उसमें कमी वृद्धि का सवाल ही नहीं होता। तरलता अनुपात का संबंध संपत्तियों को नगद में परिवर्तित करने की क्षमता से है। एकदम राइट है। तरलता अनुपात मतलब संपत्तियों को तुरंत हम रोकड़ में परिवर्तित कर सके। क्रियाशीलता अनुपात को आवर्त अनुपात कहा जाता है। सही है। और आदर्श तरल अनुपात 2:1 है, ये गलत है। आदर्श तरल अनुपात कौन सा है? 1:1 है। इसके बाद हम चलते हैं एक वाक्य वाले क्वेश्चन की तरफ। तो एक वाक्य वालों में जिन दायित्वों का भुगतान 1 वर्ष के अंदर होता है उन्हें चालू दायित्व कहा जाता है। उन्हें चालू दायित्व या करंट लायबिलिटीज कहा जाता है। इस अनुपात का संबंध तरल संपत्ति एवं चालू दायित्व से है। तो तरल अनुपात का संबंध, कौन सा अनुपात?
तरल अनुपात का संबंध। किस अनुपात का संबंध? बेचे गए माल की लागत एवं औसत स्कंद से है। किस अनुपात का संबंध? बेचे गए माल की लागत और औसत स्कंद से है। तो स्कंद आवर्त अनुपात, यहां पर क्या आएगा? बेचे गए माल की लागत और औसत स्कंद, तो इसके नाम में छिपा है स्कंद आवर्त अनुपात। ठीक है। फिर है उधार विक्रय की वसूली। उधार विक्रय की वसूली अवधि किस अनुपात के द्वारा प्रकट होती है? तो उधार विक्रय की वसूली अवधि, औसत वसूली अवधि, तो हम क्या बोलेंगे? औसत वसूली अवधि, है ना। इसमें देखो, इसमें इसका नहीं छुपा है, औसत स्कंद मतलब स्कंदावर्त अनुपात, फिर वसूली अवधि मतलब यह आ गया औसत वसूली अवधि। आदर्श चालू अनुपात क्या है? 2:1 है। आदर्श तरल अनुपात क्या है? 1:1 है। चालू अनुपात व्यवसाय की कौन सी वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है? तो अल्पकालीन वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। और शोधन क्षमता अनुपात से क्या ज्ञात किया जाता है? तो दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान की क्षमता, दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान की क्षमता का पता इससे लगाया जाता है। कौन सी चालू संपत्तियों को तरल संपत्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो एक है स्टॉक और दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय। स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय कुल लागत कुल विक्रय के बराबर कहां होती है? तो ये होती है सम विच्छेद बिंदु पर। क्या कहा जाता है? सम विच्छेद बिंदु, जहां पर कुल लागत कुल विक्रय के बराबर होती है, जहां न लाभ न हानि, उसे हम कहते हैं सम विच्छेद बिंदु। ये सम विच्छेद विश्लेषण विधि भी है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण करने की विधि है सम विच्छेद विश्लेषण विधि, जिसमें कुल लागत कुल विक्रय के बराबर, मतलब आपकी जितनी लागत आई है उतने ही आप विक्रय कर देंगे तो आपको न लाभ होगा न हानि होगी, ये सम विच्छेद बिंदु कहा जाता है। और चालू संपत्तियों में से हम स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय को घटा देंगे तो तरल संपत्ति बचती है, तो तरल संपत्तियों में सम्मिलित नहीं किया जाता किसको? स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय को। शोधन क्षमता का संबंध दीर्घकालीन ऋणों से होता है। चालू अनुपात कौन सी स्थिति को बताता है? अल्पकालीन वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो ये है हमारे लेखांकन अनुपात से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो अभी हमने देखे। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।